हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो है एसएससी जीडी के 12 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो है जीके जीएस और करंट अफेयर जो आप सभी के एग्जाम में पूछे गए थे 12 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में, उसे देखने वाले हैं। साथ साथ आप सभी को बताएंगे कि हिंदी के कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं, वो भी आप सभी को हम साथ बताते चलेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को क्वेश्चन कराने के साथ साथ उससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी साथ साथ बताएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन था, अशोक की अधिकतम शिलालेख जो है किस भाषा में और किस लिपि में लिखे गए थे। पूछा गया था अशोक के जो अधिकतम शिलालेख पाए गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए थे और किस लिपि में थे। तो अशोक के ज़्यादातर शिलालेख जो है ब्राह्मणी लिपि में थे। और भाषा की बात करने कौन सी है, तो प्राकृत भाषा। कौन सी? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। और लिपि की बात करें तो लिपि कौन सी प्रयोग की गई थी? ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के शिलालेखों की लिपि और भाषा के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए ज़्यादा जानकारी जो है फ्रेंड्स वो नीचे दी गई है, इसे भी आप देख लें। अशोक के शिलालेखों में 3 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था। एक प्राकृतिक भाषा, आरामी भाषा और ग्रीक भाषा का प्रयोग किया गया था। अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख जो है लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख शामिल हैं। अशोक के शिलालेखों में जो उत्तर पश्चिम में हैं वो ग्रीक और आरामी भाषा में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेखों में जो आधुनिक पाकिस्तान में उनमें खरुष्टी लिपि का व्यापक इस्तेमाल किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी इसे ध्यानपूर्वक देखें। अफगानिस्तान में पाए गए शिलालेखों में ग्रीक और आरामी भाषा का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं। गंधार में पाया गया शिलालेख जो है द्विभाषी है, जो ग्रीक और आरामी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। जो कंधार में पाया गया शिलालेख है वो उसमें कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है, तो उसमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, एक ग्रीक भाषा और एक आरामी भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज विद्वान कौन सा? तो जेम्स प्रिंसप था। कौन था? जेम्स प्रिंसप। आप सभी को बता दें यह क्वेश्चन जो है ये आप सभी के किस में पूछा गया था? आरआरबी जेई का जो अभी एग्जाम हुआ है हाल ही में, उसमें पूछा गया था कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो जेम्स प्रिंसप था। ये भी आप याद रखें। अशोक के शिलालेखों में जो है प्राचीन शहर हड़प्पा के बर्बाद होने के बाद भारत में पहले लिखित शिलालेख थे। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है अशोक के जो शिलालेख थे वो हड़प्पा के बर्बाद होने के बाद जो भारत में पहले लिखित शिलालेख पाए गए। उसके बाद देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में उनके विचारों का जिक्र किया गया है जो प्रशासन और लोगों को एक दूसरे और धर्म के प्रति जो है व्यवहार पर आधारित थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तबला वादक जाकिर हुसैन किस घराने से जुड़े थे? तबला वादक जाकिर हुसैन किस घराने से जुड़े थे? तो उस्ताद जाकिर हुसैन पंजाब घराने के तबला वादक थे। कहाँ के? पंजाब घराने से। कहाँ से जुड़े थे? पंजाब घराने से जुड़े थे। उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा भी जो है पंजाब घराने से ही थे। हालांकि जाकिर हुसैन ने किशन महाराज और बिरजू महाराज से भी सीखा था। जाकिर हुसैन ने तबले के शास्त्रीय वादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गया। आगे देखते हैं। जाकिर हुसैन से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, यहाँ से भी उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनका जन्म जो है 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी अवार्ड में मिले हैं। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सन 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन ने फिल्मों में भी काम किया है। किसमें? फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। उन्होंने अपने पिता उस्ताद अल्लाह रखा के नक्शे कदम पर चलते हुए इनका उपनाम जो है हुसैन पड़ा था। जाकिर का उपनाम क्या है? हुसैन है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल जो है 226 किससे संबंधित है? आर्टिकल 226 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। क्या है? आर्टिकल 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट जो है, यह जो है रिट जारी कर सकता है।
रिट के जरिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण जो है दिया जाता है। अनुच्छेद 226 के तहत जो है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, उत्प्रेषण, परिच्छेद और अधिकार परीक्षा जैसी जो दोस्तों रिट हैं ये जारी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप रहने दीजिए, पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। थोक विक्रेता कौन है? थोक विक्रेता कौन होता है, ये आपसे से पूछा गया था। तो जो कंपनियां बड़ी मात्रा में माल खरीदती हैं और उसे मात्रा के हिसाब से बेचती हैं उन्हें थोक विक्रेता कहते हैं। जो कंपनियां बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं और उसे मात्रा के हिसाब से बेचती हैं उन्हें थोक विक्रेता कहते हैं। आगे देखते हैं। लाठी नृत्य किस जाति द्वारा मनाया जाता है या किया जाता है? लाठी नृत्य जो है किस जाति द्वारा किया जाता है? तो लाठी नृत्य जो है कई जातियों द्वारा किया जाता है, जैसे कि थारू जाति हो गई, अहीर, गावल और भील जाति। इन जातियों द्वारा लाठी जो है नृत्य किया जाता है। आगे देखते हैं। साल 2023 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? साल 2023 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो साल 2023 में महात्मा गांधी जी की 154 नंबर की जयंती मनाई गई। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ये भी आप याद रखें। गांधी जयंती पर देश भर में स्कूलों और कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन को खास बनाने के लिए सरकार भी कई तरह की योजनाएं बनाती है। गांधी जयंती के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और नीचे हैं, इससे भी आप देख लें। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी गई थी। उनके सिद्धांत और आदर्श आज भी देश को प्रेरित करते हैं। गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग क्या है? इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के प्रयोग इनकी आत्मकथा का नाम है। गांधी जी को संगीत में गहरी रुचि थी और वे पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देते थे। गांधी जी ने स्वच्छता के लिए खुद आगे आकर लोगों को प्रेरित किया है। गांधी जी के सिद्धांतों को दुनिया आज भी साझा प्रयासों से गांधी जी के जो सिद्धांत थे उससे दुनिया आज भी प्रेरित होती है। गांधी जी की जयंती देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, भारत का कौन सा अनुच्छेद रिट जारी करने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32 और 226। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है यह रिट जारी करता है, 226 के तहत जो हाई कोर्ट है यह रिट जारी करता है। आगे देखते हैं। बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष जो थे आर.ई. ग्रांट गोवन थे। कौन? आर.ई. ग्रांट गोवन थे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य की थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो शिशु मृत्यु दर थी वो मिजोरम की थी। कहाँ की? मिजोरम की थी। नेक्स्ट, साक्षरता नापने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 10 वर्ष। कितनी? 10 वर्ष होनी चाहिए। तैराक जो हरि नटराज हैं किस राज्य से संबंधित हैं? ये आपसे इससे पूछा गया था। तैराक हरि नटराज किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से। किससे? कर्नाटक से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की तुलना में पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था? तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों के विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था। आगे देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसे भी आप देख लें, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और स्टील प्लांट जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। कोयला उत्पादन को इसमें बढ़ाया गया था। बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ देशों की मदद से कुछ जो है प्लांट लगाए गए थे, उसे भी आप देख लें। भिलाई में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है किसकी सहायता से लगाया गया था? तो सोवियत संघ की सहायता से। आगे देखते हैं। दुर्गापुर में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाया गया था वो ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। राउरकेला में जो स्टील प्लांट लगाया गया था वो पश्चिम जर्मनी की मदद से लगाया गया था। उसके बाद देखते हैं आर वैशाली किस खेल से जुड़ी थी? तो आर वैशाली जो थी वो किससे जुड़ी थी? तो वो शतरंज से जुड़ी हैं। किससे? शतरंज से जुड़ी हैं। आर वैशाली का जन्म कब हुआ था? तो 21 जून 2000 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था।
तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड पर शेयर करें ताकि आपका अपना चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।